हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और आज देखो, हर जगह एक ही टॉपिक है आजकल। आपको भी पता है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है। और हालांकि उसके ऊपर तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ना तो मैं इतना बड़ा कोई स्पेशलिस्ट हूँ उसके ऊपर बोलने वाला। लेकिन एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में भी था, काफ़ी जगह पे आ भी चुका है, और सच क्या है ये भी बताऊंगा कि आखिर यूक्रेन में इतने मेडिकल स्टूडेंट क्यों जाते हैं इंडिया से। इंडिया में क्यों नहीं करते वो? क्यों बाहर जाते हैं? क्यों यूक्रेन जाते हैं? यूक्रेन तो छोड़ो, यूक्रेन के अलावा बांग्लादेश, ताइवान, चाइना, पता नहीं कितने कंट्रीज में इंडिया के बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं। और इनकी पढ़ाई के बाद, ये तो एक रीज़न हो गया जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? कभी किसी ने सोचा? आज जो मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ ना, शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना बड़ा सच आपको कोई और भी नहीं बताएगा। पहली चीज़ तो चलो ये बता देता हूँ, यूक्रेन के बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सस्ता है। ये तो सबको पता है कि वहाँ सस्ता है। कितना खर्चा आता है? इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम से कम 80 लाख, मिनिमम 70-80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का खर्चा आता है एमबीबीएस कराने में। वहाँ पे आता है 20-25 लाख। 20-25 लाख। हमारे यहाँ एमबीबीएस होती है 4.5-5 साल की, मोटा मोटा लगा लो। वहाँ पे होती है 6 साल की। रीज़न, 1 साल उनका जाता है किस में? आपको लैंग्वेज पढ़ाने में। वहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो 1 साल तो वो लैंग्वेज सीखते हैं। और कितनी सीख पाते, कितनी नहीं सीख पाते, वो भगवान जाने। उसमें वो क्या आगे सीख पाएंगे वो भी भगवान जाने। कुल मिला के मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जब ये बच्चे वहाँ पढ़ जाते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, तो फिर इनको इंडिया में एक एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ता है कि क्या आप इस लायक हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने लग। इसके लिए एक अलग से एमसीआई का टेस्ट होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हार्डली 20-25% बच्चे उसको क्लियर कर पाते हैं, बाकी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि बाकी जो बच्चे रह जाते हैं वो क्या करते होंगे? कभी सोचा किसी ने कि वो बच्चे क्या करते होंगे जो रह जाते हैं? जी हाँ, वो मैं बताता हूँ। आज आपको बताता हूँ कि कश्मीर में अगर आप जाएं, वहाँ पे जितने मेडिकल स्टोर खुले होते हैं, वहाँ पे हर मेडिकल स्टोर में एक डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। ठीक है, गठजोड़ है, गठबंधन है मेडिकल स्टोर और डॉक्टर साहब का। जितने ज़्यादातर डॉक्टर, आप यकीन नहीं मानेंगे, कश्मीर में, हमारे कश्मीर में जितने भी डॉक्टर, यहाँ से जो ज़्यादातर डॉक्टर जो यूक्रेन पढ़ने जाते हैं, या रशिया सॉरी, जो चाइना जाते हैं, ताइवान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, इनमें मैक्सिमम बच्चे जम्मू कश्मीर के होते हैं। जम्मू के भी नहीं बोलूँगा, कश्मीर के। ठीक है। और क्या सब एमसीआई पास होते हैं? क्योंकि बिना एमसीआई का टेस्ट दिए हुए इंडिया में आके, आप बिना एमसीआई का टेस्ट दिए हुए आप तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ पूछता कौन है? कौन पूछेगा वहाँ? वहाँ की सरकार है कश्मीर की, तो वहाँ पूछेगा कौन? जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वहाँ पे नंबर डॉक्टर यहाँ से जितने जाते हैं, कितनों ने एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, ये डाटा क्लियर नहीं है। लेकिन अंदर की बात ये जो पता चली है विश्वस्त सूत्रों से, हालांकि मेरा चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये पता चला है कि ये लोग बिना एमसीआई का टेस्ट दिए ही वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। है ना गड़बड़ घोटाला? सारा झोल यही है, क्वालिटी। क्वालिटी कहाँ से आएगी? है ना? और ये बच्चे जाते क्यों हैं इंडिया में? चलो, एक तो मान लिया कि, एक बात बताता हूँ, ये बच्चे कौन होते हैं? एक तो वो हो गए, कश्मीर के बच्चे हो गए। बाकी इंडिया के जो बच्चे हैं वो कौन से बच्चे हैं? सर, वो बच्चे हैं जो पहली चीज कि जो नीट क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप नीट क्लियर कर सकते हो अपने दम पे, तो फिर आप जाओगे ही क्यों? नंबर एक। नंबर टू, ये वो बच्चे हैं जिनको बिना ज़्यादा मेहनत किए, जिनको पता है हिंदुस्तान में बहुत रगड़ना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए नीट का, क्योंकि नीट में भी उनमें से भी वो बच्चे जाएंगे जिन जो जनरल कैटेगरी के ज़्यादा होंगे। रिजर्व कैटेगरी वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो यहाँ मिल जाएगा। है ना? रिजर्व कैटेगरी वाले ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर बच्चों को यहाँ मिल जाएगा। मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर को यहाँ मिल जाएगा। ज़्यादा अमीर बच्चे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ लेंगे। जाएंगे वही जो ज़्यादातर लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है माँ बाप के पास, और जो नीट क्लियर नहीं कर सकते अपने दम पे, या उनको लगता है कि यार 20-25 लाख ही तो हैं। आपको एक बात बताता हूँ, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी आज की डेट में पर ईयर की फीस 40-50 हज़ार रुपये है, यानी 2-2.5 लाख 3 लाख तो रुपये सरकारी में भी लग जाता है ना करते करते भी।
ठीक है। तो कुल मिला के व्यवस्था सारी गोलमाल है। उसका रीजन है कि इतना रिजर्वेशन हो चुका है इंडिया में मेडिकल सीट्स में, एमबीबीएस में और आगे पीजी में, कि जनरल कैटेगरी वाले के पास औकात नहीं है। अब वो बेचारा क्या करे, वहाँ पे 20,000 30,000 रैंक वालों को मिल जाता है, 2,000 रैंक वाला ऐसा बैठा रहता है, देखता रहता है, मैं क्या करूँ। तो अब उसके पास पैसे भी नहीं है, वो क्या करेगा, वो यूक्रेन ही जाएगा, है ना, सस्ता टिकाऊ करके आ जाएगा, फिर यहाँ पे एग्जाम दे देगा, कुछ तो निकल ही जाते हैं। इतना तो है ही है कि 20-25% तो पास हो ही जाते हैं, बाकी बचे कुछ बस अब कोई जो नहीं पास कर पाते वो पेरीफ्री पे चले जाते हैं, इधर उधर गोलमाल वाली जगह पे जहाँ कोई पूछने वाला ही ना हो। इसने देखना भाई कि क्लियर हुआ एमसीआई का टेस्ट, नहीं हुआ, बगल के अब वहां पे कोई केस हो गया, उन्होंने कौन दरोगा जाके देखेगा इसकी डिग्री की एमसीआई से रजिस्टर्ड है नहीं है, कौन देखेगा। सब काम चल रहा है भगवान भरोसे, कहानी ये है। तो कुल मिला के और सच्चाई ये है कि मैं जो देखता हूं दिल्ली में जितने भी अच्छा आज मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। जो जनरल जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स, वो आगे पीजी के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर देते हैं, और कुछ लोग इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। इंडिया से बाहर जाने का भी क्रेज़ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी टर्म्स कंडीशन है, सीट्स इतनी कम हैं, जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स ना के बराबर रह गई हैं। हार्डली आप यकीन मानिए कि 23-24% सीट्स बची हैं पीजी में सिर्फ। तो मतलब कि आपके सामने दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार इंडिया से बाहर ही चले जाओ पीजी करके, वहीं एमबीबीएस दिया और यूएसएमएलई का एग्जाम देके यूएस चले जाओ या यूके चले जाओ, वहां जाके देख लेंगे जो करना होगा। तो कुल मिला के जो अच्छा स्टूडेंट है वो इंडिया से बाहर निकल जाता है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल टॉप क्रीमी लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, उनको मिल जाता है रोध होके, बचे फिर क्रीम। मैं सुपर क्रीमी लेयर जो सबसे ऊपर थी वो तो किसी तरह से निकाल लेगा, लेकिन जो उसके बाद क्रीमी लेयर है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो एवरेज स्टूडेंट्स है ऊपर के हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाए क्योंकि सीट्स नहीं मिलती। तो वो जो सबसे ज़्यादा जाना चाहता है बाहर, है ना। जो टॉप का 2-4% है वो उनको यहाँ मिल जाता है, जो उसके बाद लेयर बचती है, आप समझ लीजिए कि जो अबव एवरेज बच्चा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है इंडिया से। उसको लगता है कि यहाँ पे इतना रिजर्वेशन पॉलिसी है, इतनी बॉन्ड्स हैं कि आपको अगर वहाँ से एमडी करी तो आपको 3-4 साल गांव में भी रहना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो वो कहता है सर इतने धक्के खाने से अच्छा मैं इंडिया से बाहर ही चला जाऊँ, तो वो इंडिया से बाहर जाने के चक्कर में रहता है। तो अब है ना सब गोलमाल। इसीलिए बोलता था मैं अगले जन्म मुझे डॉक्टर मत बनाइए। और आप कहते हो कि डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर को समझ नहीं आया, डॉक्टर ने केस खराब कर दिया। भाई केस तो खराब करेगा ही जब उसको कुछ आता ही नहीं है तो। क्या किसी पेशेंट की हिम्मत होती है ये डॉक्टर से पूछने की, सर आपने कब डिग्री ली, आपने कहाँ से डिग्री ली, आपने कहाँ से एमबीबीएस किया, प्राइवेट से किया, सरकारी से किया, रिजर्व से किया, अनरिजर्व से किया? कोई पूछने की हिम्मत होती है किसी की नहीं होती। डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, डिग्री लगी हुई है, बस बहुत है इतना। आपकी मजाल आप पूछ पाए। इसलिए मैं बोलता हूं एक बार कोड होना चाहिए डॉक्टर की, पूरी हर चीज उसमें। आज एक बात बताओ, चलो मैं एक चीज मानता हूं कि आज एक बच्चा रिजर्वेशन से मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, रिजर्वेशन ठीक है, होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने इस तरह के जो शोषित वर्ग है, फलाना वर्ग है, उनको ठीक है। एमबीबीएस तक तो समझ में आता है, एमबीबीएस के बाद तो भाई वो 50,000 वो महीने का कमाने लग ही जाता है, फिर कौन सा गरीब और कौन सा अमीर, कौन सा शोषित वर्ग। तो उसको पीजी में मुझे रिजर्वेशन का समझ नहीं आता है, खैर एनीवेज उसको भी मान लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो रिजर्वेशन वाला आज चला गया, जिसको सीट मिल गई, वो अगर पास करके निकल जाता है तो बस साफ सी बात है वो लायक था, तो उसने पीजी भी पास कर ली, उसने एमबीबीएस भी पास कर लिया, तो फिर आप उस पर तोहमत क्यों लगाते हो, चाहे वो रिजर्व था या अनरिजर्व था? तोहमत नहीं। कहानी यहाँ पे असली एक और है। एक बच्चा 1 साल में पास, पहले अटेम्प्ट में एमबीबीएस पास कर लेता है, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, चाहे वो रिजर्व से हुआ अनरिजर्व से हुआ, एक बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास हो जाता है, मैक्सिमम 6 महीने में पास हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो 5-5 साल तक पास नहीं होता है, 5 साल बाद जाके पास होता है। ये वो बच्चा है जो बेचारा किसी तरह से उसको सीट मिल गई, आता जाता कुछ था नहीं, वो 5 साल बाद पास होता है, उसको भी धक्के दे दे के भगाया जाता है, भाई जा माफ कर,
तू निकल यहाँ से, किसी और को आने दे। टीचर भी त्रस्त हो जाते हैं, आधे टीचर रिटायर हो जाते हैं, नए टीचर आ जाते हैं, मतलब किसी तरीके से वो अप्रोच लगा लगू के साम दाम दंड भेद करके 5 साल बाद उसको धक्का मार के या 4 साल बाद निकाला जाता है। जा, अब उसको डिग्री मिल गई, अब वो लिखेगा ही अपनी डिग्री, फलाना 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 फलाना। आपको क्या पता ये कौन से साल गया था और कौन से साल में निकला? पता होना चाहिए ना आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार कोड होना चाहिए, उस बार कोड में उस डॉक्टर की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसने एमबीबीएस कहाँ से किया, इसने एमडी कब करी, एमबीबीएस कौन से साल में गया, निकला कौन से साल में, एमडी कौन से साल में गया, निकला कौन से साल में, रिजर्व कोटे से था, अनरिजर्व कोटे से था, प्राइवेट से था, नॉन प्राइवेट से था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले सब खराब होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर चीज पता होनी चाहिए कस्टमर पेशेंट को, उसका हक बनता है, जान का सवाल है। किसी को इसमें ऑफेंडेड फील नहीं होना चाहिए कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे उंगली उठा रहा है डॉक्टर काला, या उस पर उठा रहा है, रिजर्व कोटे पे उठा रहा है। भाई कहीं मैंने ऐसे भी देखे हैं जनरल कैटेगरी के जिनको कुछ नहीं आता, सब कुछ करने के बाद भी, ऐसे भी देखें। एमबीबीएस तो वो भी पास हो गए लेकिन आता जाता नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है। और कई अनरिजर्व कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी के थे, सॉरी जो रिजर्व कैटेगरी थे वो बहुत अच्छे निकले, बड़े बड़े उन्होंने नाम रोशन किया इंडिया का। तो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही बात मानना है, और इस वीडियो को पीएमओ तक पहुंचाइएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रीजन यही है कि इसमें सबकी भलाई है। आप एज ए पेशेंट सोचिए, आप सब जातवाद को भूल जाइए। जातवाद तो ये सब आप चुनाव में और हर चीज में ले आते हो अपनी जातवाद को, है ना। ये यादव है तो हम इस पार्टी को देंगे, फलाना है तो इस पार्टी को देंगे, उसका है तो उस पार्टी को देंगे, ब्राह्मण है तो उस पार्टी को देंगे। 1 मिनट के लिए जातवाद भूल जाइए। ये सोचिए आपका बाप बीमार है, इस समय बहुत सीरियस है, आप किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। उस समय तो आप भूल जाते हैं, कोई भी जातवाद नहीं पूछता, हर चीज़ भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं। आप तो ये होते मेरे बाप को बचा लो, उस समय तो आप सब भूल जाते हैं। तब भी याद करा करो ना अपने जात और कास्ट को, कि मैं अपने जात वाले को दिखाऊंगा, मैं अपने कास्ट, तब तो आप सब भूल जाएंगे। जब जान पे आती है इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए बोलता हूं, जब आप खुद क्वालिटी डॉक्टर चाहते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग योर कास्ट, कौन सी कास्ट है आपकी उसको ध्यान में नहीं रखते हो, तो फिर मेरी इस बात पे ध्यान करो। एक बार कोड होना चाहिए डॉक्टर का, उसकी सारी डिटेल उस बार कोड में होनी चाहिए। वो उसने कब पास आउट किया, कब एंटर किया, कब निकला, कहाँ कौन से मेडिकल कॉलेज से निकला, एम्स से निकला या किसी गोरखपुर से निकला या कहीं और से निकला, किस सन में गया, किस सन में निकला, पता चला शादी के बाद निकला। गया था बेचारा 16-17 साल 18 साल की उम्र में, शादी के बाद 30 साल की उम्र में निकल रहा है डॉक्टर। हाँ ऐसे है, हमें पता है, हम डॉक्टर को अंदर की हालात हमसे ज़्यादा अच्छा कौन बताएगा। मैं तो त्रस्त था कि मैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पाता। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो पीएमओ तक जाना चाहिए, एक बार कोड बनना चाहिए, डॉक्टर की सारी कुंडली उसमें, मेडिकल कुंडली उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक पेशेंट अगर जाता है, वो पेशेंट डॉक्टर से नहीं पूछ सकता कि आपकी डिग्री क्या है, आप कब पास किया, आप कौन सी कैटेगरी के हो, ये वो नहीं पूछ पाएगा ना। आप उसके ऊपर लिखवा सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का है, ये मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ये कौन सा साल में पास किया, ये सब भी नहीं लिखवा सकते। एक बार कोड बनवाइए, उसमें सारी कुंडली होनी चाहिए डॉक्टर की। पेशेंट जाए, बाहर बार कोड लगा हुआ है, उस पर क्लिक किया, सारी कुंडली आ गई, सब पता चल गया डॉक्टर की औकात। रिवॉल्यूशन ऐसे ही आते हैं भाई, किसी को नाराज भी नहीं करना है ना। अब ये भी पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म थोड़ी हो सकती है, दुनिया इधर से इधर हो जाए, रिजर्वेशन बढ़ता ही जाएगा, कम ना होगा, क्योंकि सारा पता ही है कि वोट बैंक की राजनीति है, कहां से कम हो जाएगा। लेकिन त्रस्त कौन होगा, झेलेगा कौन, जो लायक होगा, बेचारा वो रोता है। कितनी सुसाइड हर साल होती है आपको क्या पता। एम्स में हर साल 2 साल में 1 सुसाइड होती है। कितना टॉर्चर सहना पड़ता है, मुझसे पूछो, एक जनरल कैटेगरी हो गए, मैंने कितना टॉर्चर सहन किया है इस मेडिकल कॉलेज में। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है। तो आप सभी से विनती है, सभी जनता से, जातवाद को भूल जाएं, धर्म को भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि सिर्फ आपकी काबिलियत, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, रिजर्व हो अनरिजर्व हो, आपकी काबिलियत ही मायने रखती है। और काबिलियत देखनी है तो आपको एक बार कोड के लिए अपील करनी चाहिए। ये मेरी मुहिम है, एक डॉक्टर की मेडिकल कुंडली का बार कोड बनाया जाए, जिस पे क्लिक करते ही डॉक्टर का पूरा भविष्य सामने आ जाए, भूत भविष्य काल सब कुछ, जिससे कि पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े। लेकिन हमारी ये त्रासदी है कि जब हम चुनाव देने जाते हैं तो हम अपनी जात वाले को देखते हैं, जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप हो जाता है।
और मरीज के ठीक होते ही तो डॉक्टर फिर वापस कसाई का रूप बन जाता है, मरीज के मरते ही डॉक्टर फिर कसाई का रूप बन जाता है। ये हमारी जिंदगी है, बस कड़वा सच यही है। थैंक यू, बाय। और इस वीडियो को पीएमओ तक पहुंचाइएगा, चाहे किसी भी तरीके से हैशटैग करिएगा, ट्विटर पे डालिएगा, जहां मर्जी डालिएगा, लेकिन बार कोड बनाना है, डॉक्टर की मेडिकल कुंडली को सामने लाना है। ये मेरा नारा है। थैंक यू, बाय।